Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of April 2020। तो 21 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, हमने मार्च का पीडीएफ भी रिलीज़ कर दिया है, मार्च 2020 का पीडीएफ रिलीज़ कर दिया। तो नीचे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मार्च पीडीएफ की भी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं जिनको आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। और मार्च का पीडीएफ रिलीज़ कर दिया है। इसके अलावा जो प्रीलिम्स 365 पीडीएफ है वो रिलीज है, एंड टेम्स पोर्टल अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक्स दी हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खोर इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ विच स्टेट। खोर इनमें से किस स्टेट के कल्चर से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी असम, डी कर्नाटका। तो आप सोच लीजिए पॉज करके। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। आंसर फॉर दिस विल बी बी मणिपुर। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में खोर यानी कि जो राइस से बियर मेकिंग की प्रोसेस है वो मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो इसका आंसर है पचोटी। हमने पढ़ा था, असम के लिए पढ़ा था, राजस्थान के लिए हमने साफा या टर्बन पढ़ा था, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, होजागिरी डांस इज रिलेटेड टू। होजागिरी डांस इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए ब्रू ट्राइब एंड त्रिपुरा, सेकंड कोंडा ट्राइब एंड आंध्र प्रदेश, थर्ड इज बैगा ट्राइब एंड मध्य प्रदेश, फोर्थ इज चकमा ट्राइब एंड सिक्किम। तो इनमें से किससे रिलेटेड है आपका होजागिरी डांस? तो ये एक नया क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोनों ट्राइब और लोकेशन दोनों दे देगा और फिर उससे आपको मैच कराने के लिए बोलेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? सो आप सोच लीजिए, आंसर फॉर दिस इज ए ब्रू ट्राइब एंड त्रिपुरा। यानी कि अगर होजागिरी डांस आपका आता है तो या तो ब्रू ऑप्शन रहेगा या रियांग ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर ब्रू ऑप्शन में रहता है तो भी सही है, और अगर रियांग ऑप्शन में रहता है तो भी सही है। रियांग भी ब्रू को ही कहा जाता है, तो रियांग भी सही है, ब्रू भी सही है। एंड ये त्रिपुरा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट होता है, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज, बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। अब बेतला नेशनल पार्क इनमें से किन एरियाज में लोकेटेड? ऑप्शंस आर रायलसीमा, बी विदर्भा, सी छोटा नागपुर प्लेट्यू, या डी मेवार। तो इनमें से कहाँ पर आपका बेतला नेशनल पार्क लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये झारखंड वाले रीजन में है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन कहलाता है वो। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए जिनके आंसर्स आपको बताने थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज नाउ। मैप ऑफ द डे में जाते हैं। आज जो मैप हम देखेंगे वो है आपका ईरान एंड उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज। ओके, तो ईरान और उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको जो सेंटर में दिख रहा है वो ईरान है ना। ये चीज़ है आपका ईरान का। एंड ईरान में कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि आपका तेहरान हो गया, हमादान हो गया, तबरीज़ हो गई, एंड शिराज हो गया, बुशहर हो गया, बाम हो गया। ओके, तो इस तरीके की कुछ सिटीज़ हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। तेहरान, हमादान, तबरीज़ और करमन, शिराज, बुशहर, बम, बंदर अब्बास। ओके, तो बंदर अब्बास ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ना, तो बंदर अब्बास पूछ सकता है, तो ये आपसे याद रखिएगा। अब हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको यहाँ देख लो, अजरबैजान दिख रहा होगा। तो अजरबैजान इज अ कंट्री जो कि इसको बॉर्डर करती है ईरान को। पहली कंट्री अजरबैजान। दूसरी आर्मेनिया भी बॉर्डर करती है, आर्मेनिया भी बॉर्डर करती है। बहुत हल्का सा पार्ट, आई थिंक 44 किलोमीटर के आसपास का रीजन है जो कि हम बॉर्डर करती है। तो अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, ठीक है, दूसरी हो गई। थर्ड टर्की भी बॉर्डर कर रही है, आपको दिख रहा होगा टर्की यहाँ पे टच कर रहा है, तो आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की हो गया। चौथा इराक यहाँ पे बॉर्डर कर रहा है, चौथी कंट्री जो है वो इराक यहाँ पे बॉर्डर कर रही है, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आगे अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया बॉर्डर नहीं करता है इसको। ओके, तो सऊदी अरेबिया बॉर्डर नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। तो सऊदी इसको लैंड बॉर्डर से बॉर्डर नहीं करता है, मैरीटाइम बॉर्डर से आप जरूर बोल सकते हैं कि सऊदी के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर है। लेकिन अगर लैंड बॉर्डर पूछे तो इराक मैंने बताया, अजरबैजान बताया, आर्मेनिया बताया, टर्की बताया ऊपर से ना। कुवैत का भी सेम वही सीन है, कुवैत का इसके साथ लैंड बॉर्डर नहीं है, याद रखिएगा। अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, ये 4 कंट्रीज होंगी। इधर साइड आपका पाकिस्तान वाला रीजन है जो कि टच करता है, पाकिस्तान टच करता है, अफगानिस्तान टच करता है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान टच करता है। तो यही कंट्रीज है जो कि बॉर्डर करती हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज हैं, आई थिंक 7 कंट्रीज जो कि इसको बॉर्डर करती है। सऊदी, कुवैत, ये वाली जो कंट्रीज हैं इसके साथ वाटर वाले यानी मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि पर्शियन गल्फ के थ्रू हो गया है ना, ये पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, तो यहाँ से ये मैरीटाइम बॉर्डर जरूर शेयर करती हैं। तो इसको याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी आपको। ऊपर कैस्पियन सी को भी ईरान टच करता है, तो कई बार पूछ सकता है कि कैस्पियन सी को ईरान टच करता है कि नहीं। जैसे ईरान टचेस विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ईरान में से किसको टच करता है? अरेबियन सी, कैस्पियन सी,
पर्शियन गल्फ 1 2 3 1 2 2 3, तो इन तीनों को टच करता है। याद रखिएगा, अरेबियन सी को भी टच करता है, कैस्पियन सी को भी टच करता है और पर्शियन गल्फ को भी टच करता है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। तो ये कुछ था जो कि आपको ईरान के बॉर्डर्स बताने थे आपको, अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, इराक, देन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, बंदर अब्बास हो गया, बंदर मकाम हो गया, शिराज, बुशहर हो गया, हमादान, तेहरान, तबरीज़ और गुम्बादे, कवूस एंड मशहद। ओके, तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इससे लोकेटेड रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, दिस वाज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ वायरस इन्फेक्शंस स्लोज, डबलिंग टाइम राइजेज इन 18 स्टेट। तो डबलिंग जो टाइम था पहले वो 18 स्टेट्स में राइज कर गया। इसका मतलब है कि पहले कम दिनों में डबल हो जाता था, जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस था वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो दैट शोज़ कि स्पीड ऑफ वायरस जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा घट गई है, ठीक है ना। और टेस्ट भी काफ़ी, अभी जैसे कल मैं देख रहा था वैसे रिपोर्ट, तो अभी 3 लाख समथिंग टेस्ट हुए हैं, मतलब 4 लाख के आसपास कहना चाहिए टेस्ट हुए हैं, और उनमें से 18,000 नियरली केसेस आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कम नंबर है, नंबर बहुत ज़्यादा है। सो स्टे सेफ, अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर निकलने की, बिल्कुल। अगर लॉकडाउन थोड़ा खुलता भी है तो भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल सजेशन विल बी फॉर यू पीपल, है ना। यमुना वाटर क्वालिटी इंप्रूव्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, गवर्नमेंट रिपोर्ट का कहना है कि यमुना का जो पानी है थोड़ा साफ हुआ है, यमुना का जो वाटर क्वालिटी है थोड़ा इंप्रूव हुई है। तो यमुना के बारे में थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं, न्यूज़ मैंने आपको दिखाई दी। यमुना इज़ अ सेक्रेड रिवर, आप सबको पता है। त्रिवेणी संगम आप सबको पता होगा इलाहाबाद में, जहाँ पे गंगा के साथ ये मिलती है। तो यमुना इज़ अ सेक्रेड रिवर, इसका ओरिजिन जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से है। यमुनोत्री ग्लेशियर के सदर्न वेस्टर्न स्लोप पे बंदरपूछ पीक है आपका। ओके, तो बंदरपूछ पीक जरूर याद रखिएगा, यमुना से रिलेटेड बंदरपूछ पीक, यहाँ से अगर आपसे पूछता है तो यमुना आपकी यहाँ से निकलती है। इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वह टोन्स रिवर है। टोन्स रिवर इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ योर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, कहना चाहिए कि यमुना है ना। यमुना जो है वो आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज और दूसरी पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। तो नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज में आती हैं बेसिकली 5 रिवर, जैसे ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टोन्स एंड हिंडन। ओके, याद रखिएगा, ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टोन्स और हिंडन जो रिवर हैं ये आपकी नॉन पेनिनसुलर रिवर्स है, जो कि ट्रिब्यूटरी हैं आपकी किसकी, यमुना की। नॉन पेनिनसुलर फिर से बताता हूँ, ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टोन्स, ये रिवर्स हैं, और हिंडन भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। देन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज रिवर्स दे फ्लो इनटू यमुना बिटवीन आगरा एंड इलाहाबाद। आगरा और इलाहाबाद के बीच में ये मिलती हैं इससे। तो इसमें ट्रिब्यूटरीज में आती हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन इंपॉर्टेंट है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन हो गया। इधर साइड आपका हिंडन रिवर इंपॉर्टेंट हो गई, ऋषि गंगा इंपॉर्टेंट हो गई, उमा इंपॉर्टेंट हो गई, हनुमान गंगा इंपॉर्टेंट हो गई, है ना, और टोन्स इंपॉर्टेंट हो गई। तो टोन्स जो है वो उसकी नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी है, और चंबल, सिंध, बेतवा, केन आपकी इसकी पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज में आती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये ट्रिब्यूटरीज जानना। ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन आता है, हो सकता है यमुना की पूछ ले, वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो हो सकता है इसी की ट्रिब्यूटरी पूछ ले। इसमें जो कंफ्यूज होने वाली हैं वो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, हिंडन, उमा, ये रिवर्स हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी याद रखिएगा। सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, है ना, याद रखना। टोन्स इसकी है, सोन लेकिन गंगा की है। अब आज जो है वो सिविल सर्विसेज डे है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं आया पेपर में, बट सिविल सर्विसेज डे है एंड वी ऑल आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं, और कुछ लोग हम में से और आप में से सिविल सर्वेंट्स होंगे भी जो किसी न किसी फॉर्म में। इनफैक्ट सिविल सर्वेंट आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो तो आप एक सिविल सर्वेंट ही होते हो, ये भी आप याद रखिएगा। तो वॉट एवर सर्विसेज यू आर गिविंग दैट इज़ वेरी गुड, एंड एक तरीके से आप सिविल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये सेलिब्रेट होता है ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर, ताकि बेसिकली इट्स एन अकेशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स टू रीडेडिकेट देमसेल्फ टू द कॉज ऑफ सिटीजन्स, टू रीडेडिकेट देमसेल्व्स फॉर द कॉज ऑफ सिटीजन्स। तो आप लोग अपना एम देख लीजिए कि आप क्यों सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं। आर यू रेडी टू डेडिकेट योर सेल्फ फॉर द कॉज ऑफ सिटीजन्स? क्या आप बिल्कुल तैयार हैं खुद को डेडिकेट करने के लिए? और अगर आप नहीं तैयार हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वन ऑफ योर एम एम्बिशन फॉर बिकमिंग सिविल सर्वेंट इज एक्चुअली द सिविल सर्विसेज, है ना। तो कई लोग क्या होता है, कई बार पावर के लिए, पैसे के लिए, कई बार किसी और को दिखाने के लिए, किसी और को पाने के लिए, ये अलग अलग तरीके होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं फॉर बिकमिंग सिविल सर्वेंट्स। तो प्लीज़ इन सारे मोटिवेशन से परे, इन सबसे ऊपर एक मोटिवेशन आपका होना चाहिए, रियलिटी टू डू सर्विस फॉर द सिटीजन्स। ओके, सिटीजन्स की सर्विस करने के लिए। तो ऐसे कुछ मौके आएंगे आपकी लाइफ में जब आपको लिटरली आपको करना पड़ेगा, और उस समय आपको पीछे नहीं हटना है। सो दैट शुड बी द एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, और उसको मेक श्योर करना है ना। तो बेसिकली ये सिविल सर्विसेज डे आप सब
अब सबको मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप सिविल सर्वेंट्स बने। आगे आने वाले समय में हम और आप बिल्कुल मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और बात करेंगे जब, तो मैं चाहता हूँ कि आप यू शुड टॉक टू मी लाइक एन इक्वल फुटिंग। आप बिल्कुल बराबरी में बैठ के बात करें और उस तरीके से आप बात करें कि हाँ आप भी कितना, आप क्या कर रहे हैं, कितना ज़्यादा चेंज ला रहे हैं इन द लाइफ्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, है ना। सो दैट इज द थिंग। अब ये डे क्यों 21 तारीख को ही क्यों? बिकॉज ऑन दिस डे सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस द प्रोबेशनर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स इन 1947 एट मेटकाल्फ हाउस, दिल्ली। तो दिल्ली के मेटकाल्फ हाउस में सबसे पहली बार 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एड्रेस किया था आईएएस ऑफिसर्स को। और तब उन्होंने कहा था सिविल सर्वेंट्स एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तब उन्होंने क्या कहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था सिविल सर्वेंट्स को। सो दिस वाज द फर्स्ट, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन था, उसी को कम्मेमोरेट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है ना। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? ओके, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। प्लीज टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब ये चीज़ देखो पेपर में नहीं आई थी, लेकिन सिंस जैसा कि एज अ टीचर मेरा ये काम है, एजुकेटर मेरा काम है कि आपको वो चीज़ें बताना जो हो सकता है आपसे हिडन रह जाएं या हो सकता है आप उनको ना पढ़ें। तो ये एथिक्स एक्चुअली कई लोग प्रीलिम्स के लिए इसको नहीं पढ़ते हैं। जब आप मेंस प्रिपरेशन पे आओगे एथिक्स में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नोलान प्रिंसिपल्स का। इनफैक्ट नोलान प्रिंसिपल्स पे ही आपके एथिक्स के 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नोलान प्रिंसिपल्स। तो 1994 में यूके गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई थी ऑन द स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। तो पब्लिक लाइफ में किस तरीके का आपको आचरण रखना है, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उनको किस तरीके का आचरण रखना है, किस तरीके का कंडक्ट उनको रखना है, किस तरीके का बिहेवियर उनको रखना है। तो 1994 में यूके गवर्नमेंट ने बनाई थी कमिटी ऑन द स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, जिसको हेड किया था लॉर्ड नोलान ने। और इसी कारण से ये जो रिकमेंडेशंस कहलाते हैं ये नोलान प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। उन्होंने 7 प्रिंसिपल दिए थे, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, उसको नोलान प्रिंसिपल्स कहा जाता है। वो 7 प्रिंसिपल्स क्या है एक एक करके जान लीजिए, इनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेगा। सेल्फलेसनेस इज द फर्स्ट थिंग। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोनली इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। आप केवल पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट में। तो सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। दूसरी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कोई रिलेटिव टर्म नहीं, आपको 100% इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना है, हमेशा मेंटेन करके रखना है। ऑब्जेक्टिविटी, यू शुड हैव ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपके बिल्कुल आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, रूल थोड़ा आपको बेसिकली फॉलो करने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजन मेकिंग। आपको अपने एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। अकाउंटेबिलिटी इज द 4th प्रिंसिपल। देन openness, holders of the public office should be as open as possible about all their decisions and actions they take, है ना। तो आपको रीजनेबल डिसीजंस करने हैं, आपको ओपन रहना है, हर तरीके की चॉइसेस को सुनना चाहिए। यू शुड नॉट बी बायस्ड अबाउट एनी वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ऑनेस्टी आपके अंदर 100% होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। देन लीडरशिप इज द 7th क्वालिटी। लीडरशिप आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी। तो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करना चाहिए आपको पब्लिक लाइफ में। आपको इस तरीके का कुछ आचरण लेके चलना चाहिए। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनको नोलान प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ये भी मैंने आज के दिन ही बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज डे है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। और जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे एथिक्स स्पेशली पोर्शन की, तो ये 7 प्रिंसिपल्स ही आपके काम आएंगे। सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। तो ये आप याद रखिएगा, दीज वर द 7 प्रिंसिपल्स। अब आगे मूव करते हैं, आपको न्यूज़पेपर दिखाते जा रहा हूँ मैं। यहाँ कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है जिसको कि मैं डिस्कस करूँ। देखो यहाँ सारे केसेस के बारे में ही बताया जा रहा है, तो इस तरीके की न्यूज़ आइटम्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेलिवेंट नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो वी कैन मूव हेयर, जस्ट आगे ऐसे मूव करते जाते हैं, है ना। आप भी अपने पेपर में इस तरह से मूव कर लो, ओके। Now let's come to the editorial section. Now first editorial is regarding takeover fears. अब क्या हुआ है रिसेंटली, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था शायद, कि अभी इंडिया ने अपने जो FDI रूल्स उनको चेंज कर दिया। उसमें चेंज ये किया कि जितने भी लैंड बॉर्डर वाली कंट्रीज हैं, जो भी हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, उनको अगर FDI इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू आना पड़ेगा और उनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, है ना। ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएंगे। FDI का मैंने बताया था आपको 2 रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक आपका गवर्नमेंट रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब कि ट्रांजैक्शन आप कर लो, उसके बाद RBI को बता दो। गवर्नमेंट रूट का मतलब पहले आप परमिशन लो, फिर वो DPITT से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जब डिप परमिशन दे देगा उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें। अब क्या हुआ है, क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि चाइना के अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स को रोकने के लिए। मतलब क्या है कि चाइना क्या है, इस तरह की कोविड-19 जैसी सिचुएशन का फायदा उठा करके हो सकता है इंडियन कंपनीज को टेक ओवर करने की कोशिश करें। तो इस कारण से ये चीज़ की गई है। और क्या इंडिया अकेली कंट्री जिसने ऐसा किया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इटली, स्पेन,
फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज ने सिमिलर एक्शंस लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इटली, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने सिमिलर एक्शंस लिए हैं ऑलरेडी। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसमें कि इस तरीके की कोई चीज़ की जा रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम देखें तो इंडिया में जो चाइनीज़ एंटिटीज़ का इन्वेस्टमेंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। फॉर एग्जांपल वो लगभग पिछले कुछ सालों में वो $26 बिलियन, $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज में कर चुके हैं। स्पेशली वहाँ की जो कंपनीज अलीबाबा एंड टेंसेंट है ना, टेंसेंट गेम्स और ये सब चीज़ें आती है। अलीबाबा और टेंसेंट ने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की है, पेटीएम में भी, स्विगी में, ओला में, जोमेटो में, बिग बास्केट में। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट अ मूव टू कर्व और कंट्रोल चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। तो ये कहा जा रहा है ऑथर द्वारा कि ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है। इंडिया हमेशा ये सोचता था कि चाइना का थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम किया जाए, चाइना को थोड़ा रोका जाए। इस कारण से भी ये हो सकता है कि अभी जब कोविड-19 आया तो इसको एक एक्सक्यूज़ मिल गया टू पुल द ट्रिगर, एंड इस कारण से भी उन्होंने किया है। सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। अब इसके अलावा ऑथर ने कहा कि क्या करना चाहिए था एक्चुअली। तो ऑथर ने कहा कि पूरा एक तरीके से ब्लैंकेट बैन कर देना, या ब्लैंकेट आप बोल देना कि सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएंगे। इससे अच्छा आप ये कह सकते थे कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो है उनको आप बाहर रखोगे। ग्रीनफील्ड का मतलब जो फर्स्ट टाइम या नए नए इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि ऑथर का कहना है कि नए इन्वेस्टमेंट्स कोई ज़्यादा टेक ओवर का रिस्क नहीं पोज करते। पुराने जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं वो जरूर करते हैं, लेकिन जो नए हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिल्कुल नया फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो टेक ओवर का रिस्क कम रहता है उसमें। दूसरा ऑथर ने बोला कि एक डिस्टिंक्शन बनाना चाहिए था टू बी ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके बीच भी डिफरेंशिएट करना चाहिए था कि कौन से वेंचर कैपिटल फंड्स में आ रहे हैं। क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड्स वाले जो रहते हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर, है ना। वेंचर कैपिटल वाले टेकिंग ओवर में भरोसा नहीं रहते, वो अपने प्रॉफिट और डिविडेंड में ही खुश रहते हैं, ठीक है ना। तो एफडीआई रूट तो आपने चलो ठीक है रोक लिया, लेकिन अगर मार्केट रूट से कोई पैसा आ रहा है तो उसका क्या करोगे। ऑथर ने अब ये भी क्वेश्चन किया है कि ठीक है एफडीआई रूट आपने बोला कि ठीक है एफडीआई से जो आएगा वो ठीक है, लेकिन अब मार्केट रूट से कोई पैसा आ रहा है तो आप कैसे रोकेंगे। मतलब कि सपोज एनी एफडीआई इज कमिंग फ्रॉम एन एंटिटी रजिस्टर्ड इन अ कंट्री दैट डू नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर। मान लो कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा आ रहा है जो कि किसी ऐसी कंट्री से आ रहा है जो लैंड बॉर्डर तो शेयर नहीं करती, लेकिन इस पैसे का जो ओरिजिन है वो चाइनीज है सपोज, तो आपको कैसे पता चलेगा। आपने ठीक है लैंड बॉर्डर से तो रोक लिया, लेकिन मान लो कोई ऐसा पैसा आ रहा है जिसका रूट चाइना में है, लेकिन वो किसी ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसकी ओनरशिप वो जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती किसी ऐसी कंट्री से आ रही है, तो फिर आप वहाँ तो नहीं रोक पाओगे। तो ऑथर ने कहा कि इसलिए थोड़ा सा आपको बिल्कुल एक रेशनल डिसीजन लेना चाहिए था और ये चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए थी। नाउ द इनविजिबल फेस ऑफ फॉल आउट, ये दूसरा आर्टिकल है जो कि हम डिस्कस करेंगे, इनविजिबल फेस ऑफ फॉल आउट। तो इसमें थोड़ा मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये चाइनीज़ वाला आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल है वो है इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन अ पैंडेमिक। तो क्या क्या इश्यूज फेस होते हैं वुमेन द्वारा एक पैंडेमिक में, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 70% जो वर्ल्ड की हेल्थ वर्कर्स हैं, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स हेल्थ वर्कर्स आर वुमेन। वर्ल्ड के 70% हेल्थ वर्कर्स वुमेन है। 79% ऑफ नर्सेज आर वुमेन, जो 79% नर्सेज का काम करते हैं वो वुमेन होती हैं। उसके अलावा इस कारण से जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, माने कि कोविड-19 या इसी तरीके से कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो उस कारण से वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में रहती हैं एवरी टाइम दे आर एट हाई रिस्क बिकॉज ऑफ दिस नंबर्स, है ना। दूसरी चीज़, इंडिया में अगर आप देखो तो आशा वर्कर्स हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती हैं वो सारी वुमेन रहती हैं। इनकी भी ड्यूटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रहती है, उनको अपनी प्रोफेशनल सेफ्टी मेंटेन करने का बेसिकली ना इक्विपमेंट है ना फाइनेंसेस है इस तरीके से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क में रहती हैं। अगली चीज़, इंडिया में अगर आप हाउस होल्ड में देखो तो जो इंडिया में जो पार्टनर्स का सिस्टम चलता है, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ का सिस्टम चलता है, वो कुछ इस तरीके से चलता है कि हस्बैंड्स दे आर नॉट टेकिंग इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द शोल्डर्स ऑफ देयर वुमेन्स, है ना। उनकी वाइफ से वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते हैं, और एक बहुत ज़्यादा स्क्यूड टाइप ऑफ वर्क कल्चर डिवाइड होता है। स्क्यूड वर्क मतलब कि वुमेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और मेल घर के अंदर बहुत कम काम करते हैं। तो दिस इज अनदर थिंग कि ये भी इस कारण से जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अब लॉकडाउन हो गया तो सब घर में रहने लगे, बाकी के लोग जो बाहर जाते थे वो भी घर में रहने लगे, तो अब जो और ज्यादा बर्डन था, ऑलरेडी जो बर्डन था वुमेन के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ गया है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच ऑथर वांट्स टू से कि जो बर्डन था वो और ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, वुमेन फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा फेस सब्सटेंशियल एडिशनल हाउस होल्ड वर्क। जो वुमेन है हर स्ट्रेटा में वो एडिशनल हाउस होल्ड वर्क उनको मिल रहा है। अब जैसे घर में बैठने हैं, पकौड़े तलना है, कचौड़ी तलनी है, समोसे तलने हैं, सारे काम कौन कर रहा है? मेल तो नहीं कर रहे, वुमेन कर रहे हैं ना। तो ये एक एडेड वर्क है जो कि जुड़ता जा रहा है, ठीक है ना।
दूसरा फियर ऑफ जॉब लॉस भी है। फियर ऑफ जॉब लॉस क्योंकि आप काम करने नहीं जा रहे हो, उसके बाद प्राइवेट, सब गवर्नमेंट में तो है नहीं, प्राइवेट फर्म्स में आप काम करते हैं, देयर इज अ एडेड फियर ऑफ जॉब लॉस एज वेल, तो उससे मेंटल प्रेशर हो रहा है एंड दैट इज अफेक्टिंग द फिजिकल वेलबींग। देन लोअर इनकम ग्रुप्स आर ऑलरेडी फेसिंग जॉब लॉसेस। तब लोअर इनकम ग्रुप में तो मेल को भी जॉब लॉस हो रहा है, जो रेडी वर्कर्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे, उनको भी जॉब लॉस हुआ। इस कारण से होता क्या है कि इससे इनकम भी घटी, मेंटल प्रेशर भी बढ़ा, टेंशन, डोमेस्टिक टेंशन बढ़ गया और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन शुरू हो गया। देन ये जो शराब के ठेके बंद है, ये सब ठेके बंद है, तो जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं उनका जो क्या है मेंटल बैलेंस बराबर नहीं रह पा रहा है, तो उसका भी जो रैथ है वो फेस किसको करना पड़ रहा है, फाइनली वो वुमेन को फेस करना पड़ रहा है। देन वुमेन में एक समस्या और रहती है कि उनको हार्मोनल डिप्रेशन भी ज्यादा होता है, मतलब दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन एज कंपेयर टू मेन एंड दिस इज वेरी, मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है। कई बार मेल बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव हो जाते हैं, दैट शुड नॉट बी द केस, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है कि दे आर नॉट जस्ट डूइंग देयर वर्क, वो न केवल अपने काम कर रही हैं, वो आपके काम कर रही हैं, बच्चों के काम कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं, उसके बाद उनको हार्मोनल डिप्रेशन भी फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस होता है, उसकी साइकिल रिपीट होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक मतलब हेक्टिक चीज़ है। दूसरी चीज जो प्रेगनेंसी रिलेटेड डिप्रेसिव कंडीशंस हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशंस हैं, ये सारी चीजें किसको फेस करनी पड़ी, आपको तो नहीं फेस करनी पड़ी। आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि आप एक फादर बन गए हो, आप अपने बच्चों को खिलाते हो, ये सारी चीजें करते हो, आपको लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हो, बट एक्चुअली में जो पूरा पेन है, जो डिप्रेशन है, पूरा जो मेंटल टॉर्चर है, पूरा जो फिजिकल पेन है, वो कौन बियर कर रहा है, वो फाइनली घर की वो जो महिला है वो बियर कर रही है। सो यू हैव टू बी सेंसिटिव, आपको वो चीज समझनी चाहिए। मेल्स को अगर ये चीज समझ में आ जाए तो आई थिंक कि जो मोस्ट ऑफ द इशूज हैं, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाएंगी। एंड यही सारी चीजें कि इस कारण से वुमेन जो है लॉकडाउन में और ज्यादा एडेड इंटेंसिटी टू देयर ऑलरेडी मिजरेबल लाइफ, उनको और ऐड कर दिया, जो इंटेंसिटी थी वो और ज्यादा बढ़ गई है मिजरी की। तो ये ऑथर ने यहाँ पे बताया इस चीज को, है ना। Now the third editorial was regarding implement Arogya Setu but only through law. Okay, so implement the Arogya Setu but only through law. ये तीसरा आर्टिकल था बेसिकली। यहाँ पे ये आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, ऑथर ने कहा है बेसिकली कि जो ये इस तरीके के ऐप होते हैं जैसे आरोग्य सेतु, अब ये बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल जायज़ आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑथर का ये कहना है कि आरोग्य सेतु ये ऐप के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी प्राइवेसी का हनन कर रही है, ठीक है, आपसे इन्फॉर्मेशन ले रही है। दूसरी चीज़ कि ये आपके हो सकता है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो मेरा तो ये मानना है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट तो करना ही चाहिए। लॉकडाउन का टाइम है, कोविड-19 का टाइम है, आपको आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी चाहिए। तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस की है बेसिकली कि गवर्नमेंट इज एट द लिबर्टी टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी। कुछ चीज़ें ज़रूर इसमें सही नहीं लगी, जैसे कि उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है दे कैन रिवाइज द प्राइवेसी पॉलिसी विदाउट टेलिंग द यूज़र। तो ये डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी के खिलाफ है। आपको अगर कोई चीज़ रिवाइज करनी तो एटलीस्ट यूज़र्स को आप उसके बारे में बता दीजिए कि आपने किस तरीके से जो प्राइवेसी पॉलिसी इसको चेंज किया है। दूसरी चीज़ ऑथर ने ये कहा है कि ये आपकी प्राइवेसी का लॉ केवल तो है ही, दूसरा आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करने का काम करेगी। तो वो चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो ऑथर ने कहा कि इस तरीके का कोई भी अगर आपको ऐप बनाना है जो कि आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एक लॉ के थ्रू उसको लाना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज फाइनली कि आपको वो लॉ के थ्रू लाना चाहिए। Now China says India trade curves are against the WTO principle. चाइना का कहना है कि इंडिया ने जो ट्रेड कर्व्स लगाए हैं वो WTO के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अब इंडिया ने क्या किया, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर को रोकने के लिए अभी उन्होंने क्या किया, बेसिकली बोला कि जो जो कंट्रीज हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू FDI लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाइनीज एम्बेसी का कहना है कि ये जो WTO के प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड या आपका ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड, ग्लोबल लिबरलाइजेशन, फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इन सब प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। याद रखिएगा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, देन लिबरलाइजेशन, इन सब प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ठीक है ना। तो WTO की बात चल रही, तो WTO के बारे में बता दूं कि WTO स्टार्ट हुआ एज WTO फ्रॉम 1 जनवरी 1995। उसके पहले गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का सिस्टम था। तो जो गैट आपका बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वो 1948 से बना था, ठीक है ना, 1948 से। और लास्ट राउंड उसका 1999 बेसिकली चालू हुआ जब, तो 1994 में आपका वो लास्ट करता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का जो लास्ट राउंड है 1986 से 1994 तक चला। इसको उरुग्वे राउंड कहा जाता है। उरुग्वे राउंड कहा जाता है, याद रखिएगा, उरुग्वे राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आपका WTO बनता है, ठीक है ना। तो 1994 तक चला, फिर उरुग्वे राउंड के साथ
यहाँ पे आपका 1995 से WTO बनाया गया। WTO में एट प्रेजेंट 164 मेंबर कंट्रीज हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है। अफगानिस्तान 164th मेंबर था, जो कि 2016 में ऐड हुआ था। 164th मेंबर था अफगानिस्तान, ठीक है ना। अगर और कोई मेंबरशिप ऐड हुई है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। ओके, तो ये नंबर्स इस बहुत ज़्यादा इनको सैक्रोसेंक्ट मत माना करो। जो ये नंबर्स आते हैं कभी आज कहीं और है, कल कुछ और हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर कुछ ऐसा चेंज हुआ तो बता देना। कुछ मिनिस्ट्रियल जो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है WTO की, वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहलाती है। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 9th थी वो इंपॉर्टेंट है, 2013 में हुई थी। बाली पैकेज उसमें अडॉप्ट किया गया था। बाली पैकेज अगर आपसे पूछे कि वो कौन सी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में था, तो वो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में था, बाली पैकेज, है ना। तो बेसिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, स्पेशली जो सब्सिडी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, वो बाली पैकेज के टाइम पे उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। तो वो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, बाली पैकेज कहा जाता है, ठीक है ना। अभी जो होने वाला है बेसिकली आपका जो अगला वाला होने वाला है 2020 में होने वाला था, इसे एक्चुअली जून में होने वाला था 2020 में, पर अब तो नहीं लगता कि 2020 जून में हो पाएगा। तो अब ये कब होता है ये नहीं पता, लेकिन नूर सल्तन कजाकिस्तान में होने वाला था 2020 का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था। ये 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता, ठीक है ना, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता। अब इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है दोनों गैट का और WTO का। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ गैट एंड WTO बोथ, तो बिल्कुल सही बात है। WTO का लिख देगा तो भी सही बात है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है WTO से रिलेटेड, वो है दोहा डिक्लेरेशन। तो दोहा डिक्लेरेशन जो है वो नवंबर 2001 डिक्लेरेशन था, जो कि 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हुआ था दोहा कतर में। ओके, तो नवंबर 2001 में डिक्लेरेशन आया था 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दोहा कतर में। दिस डिक्लेरेशन गिव्स द मैंडेट फॉर निगोशिएशंस ऑन द एरे ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग इशूज कंसर्निंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रीवियस एग्रीमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट भी कहा जाता है एंड पब्लिक हेल्थ। इसको दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ भी कहा जाता है। और यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स आ गए थे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को। सबसे बड़ा जो इशू था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के इशू का, वो था एग्रीकल्चर, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, इंडस्ट्रियल टैरिफ, सर्विसेज एंड ट्रेड रेमेडीज। याद रखिएगा जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी वो एग्रीकल्चर में था, क्योंकि क्या होता था डेवलप्ड कंट्रीज अपनी सब्सिडी दे रही थी, बट जब इंडिया जैसी कंट्री सब्सिडी दे रही थी तो फिर वहाँ उनके अगेंस्ट वो बोल रहे थे कि आप क्यों दे रहे हैं ना। तो ये सब्सिडी का सबसे बड़ा इशू था। देन इंडस्ट्रियल टैरिफ का भी इशू था, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स का भी इशू था। नॉन टैरिफ मतलब कि जो पैसे वाले बैरियर्स नहीं रहते हैं, उसमें क्या करते हैं जैसे कि नंबर्स पे बैरियर लगा देते हैं कि आप इतने ही मात्रा में भेजोगे, आप इस तरीके की चीज़ ही भेजोगे, तो उसमें पैसे में बैरियर नहीं रहता है, उसमें नॉन टैरिफ वाले बैरियर्स रहते हैं, ठीक है ना। और बाली डिक्लेरेशन जो था बेसिकली वो दोहा राउंड के डिस्प्यूट्स को ही सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ओके, तो 2013 में आया था, 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वो, उसको भी याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।